वेलकम टू NCERT इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज की हमारी पूरी वीडियो होने वाली है हाउ टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी नीट 2K24। तो हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं और क्या स्ट्रेटजी हमें इन 2 महीने में अपनानी चाहिए जिससे कि हम 360 में 360 ला सकें। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है, लोग ला रहे हैं, इसका मतलब आप ला सकते हो। और जिन लोगों के 360 आते हैं वो लोग भी इसी प्लैनेट के हैं, तो ये मत सोचो कि तुमसे नहीं आएगा। ऑफ कोर्स यार, तुमसे भी आएगा, ठीक है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कम टाइम में, जैसा कि नीट का जो इस बार का पेपर है वो 5 मई को होने वाला है, तो उसमें अब टाइम ज़्यादा नहीं है, 2 महीना है, लेकिन 2 महीना बहुत है। तो इस 2 महीने का फुल प्लान क्या होना चाहिए तुम्हारे बायोलॉजी का, जिससे कि तुम 360 में 360 ला सको, ये उसी के लिए है। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो इसको कंटिन्यू करो, अदरवाइज स्किप कर दो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, होता क्या है ना कि हम लोग सब लोग पढ़ते हैं लेकिन सबका आता नहीं है। हम लोग एक चीज़ हमेशा मिस कर देते हैं। नीट को क्रैक करने के लिए हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, फिजिक्स मेरा गंदा है तो नहीं हो पाएगा मेरा। कुछ लोग सोचते हैं कि यार केमिस्ट्री ठीक ठाक है, हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। हम लोग सब, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, सब लोग एक गलती कॉमनली करते हैं, वो ये कि हम लोग भूल जाते हैं कि अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो ये क्यों पढ़ रहे हैं। नीट वालों ने अगर बायोलॉजी को रखा है इसके अंदर तो क्यों रखा है, फिजिक्स उन लोग क्यों पढ़ा रहे हैं। आपको तो डॉक्टर बनना है ना, कल को तो आप मेडिकल लाइन में जाने वाले हो, तो फिर फिजिक्स क्यों पढ़ते हो, केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हो। कभी सोचा है कि इतने सारे जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी के अलावा, बायोलॉजी तो फिर भी समझ में आता है कि चलो ठीक है, इसमें पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनना है इसलिए पढ़ रहे हैं, कभी सोचा है कि आखिर हम लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, आखिर फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स का क्या काम है। कभी नहीं सोचा है। सोचना इस बारे में कि आखिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यही 3 चैप्टर्स को क्यों रखा है नीट वालों ने, NTA वालों ने इसी को क्यों रखा है। खैर, मेन मुद्दा ये है कि बायोलॉजी जो होता है वो बैकबोन होता है हमारे सक्सेस का। अगर किसी बंदे का बायोलॉजी अच्छा है, बायोलॉजी में 360 होता है नंबर, ठीक है, अगर इस 360 में तुम 300 प्लस भी ला रहे हो तो इतना मान के चलो कि तुम सेफ जोन में हो, ठीक है। तो इसीलिए बायोलॉजी को बैकबोन ऑफ द सक्सेस कहा गया है नीट के लिए। इसके आगे देखो, हमारे पास है कितना दिन, ऑफकोर्स हमारे पास बस 60 दिन बचा हुआ है, ठीक है, 60 दिन है ना हमारे पास। तो इस 60 दिन में हमारा प्लान क्या होना चाहिए, तो हमारा प्लान ये होना चाहिए कि 60 दिन को 2 भाग में डिवाइड कर लो, 45 और 15 दिन में। मान लो कि तुमने पढ़ाई स्टार्ट किया आज से, ठीक है, 20 फर्ज करो तुम मार्च में स्टार्ट कर रहे हो, तो मार्च और अप्रैल तुम्हारे पास 2 महीना है। 2 महीने में 60 दिन होता है, 60 को तुम 2 भाग में डिवाइड कर लो, 45 दिन और 15 दिन। इसके बाद तुमको करना क्या है, इस 45 दिन में तुम करोगे क्या, तो 45 दिन को फिर तुम 2 भाग में डिवाइड कर लो, 20 दिन तुम 11th क्लास को दे दो और 20 दिन तुम 12th क्लास को दे दो। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो तुम 20 दिन तुमने दिया है ना क्लास 11th को, और ये जो 20 दिन तुमने क्लास 12th को दिया है, इस 20 दिन में तुमको क्लास 11th का बायोलॉजी का जितना भी चैप्टर है, जो जो चीज़ें तुमको पढ़नी है, वो हर चीज़ तुम इस 20 दिन में पढ़ के ख़त्म करोगे। ये सोच के चलना है कि तुमको 20 दिन ही तुम्हारे पास है, उतने ही में तुमको करना है, ठीक है। 20 मार्च तक तुम्हारा ये काम होगा, 10 अप्रैल तक तुम्हारा ये काम हो जाना चाहिए, यानी कि 12th का। अभी भी तुम्हारे पास 5 दिन बचा हुआ है, ठीक है। उस 5 दिन में जाहिर सी बात है तुम करने चलोगी तो टोटल जो तुम्हारे पास यूनिट है वो 10 यूनिट है, यानी कि 5 ठो 11th का है, 5 12th का है। जब तुम करने जाओगे तो ये 10 यूनिट होगा नहीं, कुछ ना कुछ हर चैप्टर का कुछ ना कुछ बच जाएगा।
तो ये जो बचा हुआ 5 दिन है, इस 5 दिन में तुमको वही जो रिमेनिंग पार्ट्स जो बच गया है, अगर बच गया है, ऑफकोर्स बचेगा ही, तो उसको तुमको कंप्लीट करना है। 45 दिन तुम्हारा खत्म हो चुका है, यानी कि अप्रैल में तुम आ गए हो। आखिर के जो 15 दिन रहेंगे तुम्हारे पास, उसमें तुमको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन के अलावा कुछ नहीं करना है उसमें। मतलब ये हुआ कि तुम 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक, यानी कि 2 हफ्ता, 1 हफ्ते में तुमको एक बार पूरी तरह से 11th और 12th दोनों की रिवीजन कर डालनी है। फिर अगला जो 1 हफ्ता आएगा उसमें तुमको एक बार और, यानी कि 2 बार तुमको 15 दिन के अंदर रिवीजन करके ख़त्म कर देना है। ठीक है, अब क्या होगा, इतना करने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सवाल ये उठता है, अब तुम लोग बोलोगे कि मैम ने बता तो दिया कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, दिन को ऐसे डिवाइड करना है, लेकिन इतने ये सारे काम हम करेंगे कैसे? हमको कैसे पता चलेगा कि स्कोरिंग मार्क्स कहाँ से आते हैं, कौन कौन से चैप्टर है जिसको हम पढ़ के ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, या फिर कहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं? तो उसके बारे में भी इस वीडियो में मैंने कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो देखो, स्कोरिंग जो चैप्टर्स होते हैं क्लास 11th के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी मस्ट है। 18 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है, लगभग 10 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन का एवरेज यहाँ पे हर साल 9 से 10 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से आना ही आना है। 6 चैप्टर तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, 9 से 10 क्वेश्चन आ रहा है, समझ रहे हो? 10 से एक्सीड भी करता है, 9 तो बहुत कम आता है, 10 से 11 क्वेश्चन हम बोलेंगे। दूसरा है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में 15 नंबर का है। ठीक है, बहुत इजीली तुम इसको कर सकते हो। चैप्टर ही कितना है इसमें? 4 चैप्टर है बस। लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये चारों चैप्टर से मिला करके 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कभी भूलना मत, क्योंकि इस बार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वायरस वाले टॉपिक में उन लोगों ने कुछ ऐड किया है। इसके अलावा भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा। नीट वालों की जो चील की आंखें है ना, उसके ऊपर टिकी रहती है, ये कब बच्चा गलती करे, हर बार पता नहीं क्यों उसी चैप्टर में लोग चेंज भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। लिटरली मैं बताऊँ, सेल बायोलॉजी सबसे आसान है। अगर तुम इसको समझ के पढ़े हो ना, या फिर अगर तुमने मेरी वीडियो सिर्फ देख ली है ना इसकी, ट्रस्ट मी गाइस, तुम्हारा NCERT ऐसे टिप ऑफ द टंग पे हो जाएगा। अगर तुमने मेरी सिर्फ और सिर्फ वीडियोस अगर देख ली है ना, अभी भी जो तुम्हारे पास 2 महीना, अगर इस 2 महीने के अंदर तुमने अगर मेरी जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना NCERT की टेक्स्ट बुक की, अगर तुम उसको सिर्फ देख लिए, तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ड्रॉपर हो, तुम्हारा NCERT भी क्लियर नहीं है, तुमने उसको पता नहीं कितनी बार पढ़ा है, लेकिन अभी तक तुम्हारा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो मेरे चैनल पे तुमको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हर चैप्टर का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैं हर दिन इस पे क्विज़ भी डालती हूँ कि जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसकी क्विज़ भी डालती हूँ। तुम वहाँ पे भी जाकर देख सकते हो। और अगर तुम्हें चैप्टर क्लियर करना है तो तुम हर एक लाइन NCERT का इसीलिए तो इस चैनल का नाम ही है NCERT ईजी एक्सप्लेनेशन। आसानी से एक्सप्लेन करना है इसको। अगर तुमने सिर्फ एक बार भी मेरी वो वीडियो देख ली ना, तो तुम्हें उस टॉपिक से फिर अब दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मैं ऑफकोर्स मेरा वीडियो कभी कभी लंबा होता है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारा एक बार टाइम जाएगा। वो कहावत सुना है ना तुमने कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। मतलब ये कि तुम भले एक बार अगर 10 मिनट दे करके वो टॉपिक तुमने देख लिया, जैसे थायराइड ग्लैंड को तुमने 10 मिनट का एक वीडियो है, ठीक है, उसको तुमने देख लिया, तुमको लगेगा कि यार ये 10 मिनट का वीडियो कौन देखेगा, 2 ही मिनट का देख के निकल जाते हैं। लेकिन इतना याद रखो कि वो 10 मिनट का वीडियो थायराइड ग्लैंड को पूरी तरह से तुम्हारे लिए क्लियर कर देगा। ठीक है, क्योंकि मैं उसमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं बताती, मैं ये भी बताती हूँ कि वहाँ से अगर वो टॉपिक है तो टॉपिक में कौन कौन से सवाल उठ सकते हैं, कहाँ कहाँ से NTA वाले पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरी वीडियोस स्किप मत किया करो, क्योंकि अभी तुम लोग के पास टाइम बहुत कम है। और NCERT बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट रहता है कि वो उन लोगों का क्लियर नहीं है। ठीक है, तो खैर सेल बायोलॉजी, हाँ, और उस जितने भी वीडियोस हैं उन सब का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसका प्लेलिस्ट तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो जा करके उसको भी देख सकते हो तुम लोग। उसके बाद आता है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। पहले ऑफकोर्स इसमें ज़्यादा था क्योंकि चैप्टर ज़्यादा था, लेकिन अभी चैप्टर चूँकि रिड्यूस कर दिया है NTA वालों ने, तो अब यहाँ से सिर्फ 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये तुम्हारा स्कोरिंग मार्क्स है। अगर तुम चाहते हो कि स्कोर तुमको सिर्फ करना है,
सिर्फ तुमको नीट निकालना है तो तुम पहले ये चीज़ करो। यानी कि जो अभी जिस चीज़ को सिर्फ कॉलेज से मतलब है तो वो सिर्फ पहले इतना करें, ठीक है। और जिसको थोड़ा और अच्छा करना है, वो चाहता है कि नहीं मुझे अच्छे कॉलेज मिले, तो फिर वो यहाँ पे जाए, ठीक है। लास्ट में इसको करें, इसको पहले मत करें, क्योंकि यहाँ से दो रीज़न है। एक तो यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, मार्क्स यहाँ से नंबर भी कम है। दूसरा रीज़न ये है कि इसको जब तुम करना चाहोगे तो ये थोड़ा साइड से हट के इसको तुमको पढ़ना पड़ेगा। ये सब पढ़ा हुआ रहता है, सारे टीचर्स इसको ध्यान देते हैं, लेकिन इसको थोड़ा हर जगह इसको साइड में रखा जाता है, इसलिए इसको तुम बाद में पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्लास 12 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आते हैं। तो देखो, क्लास 12 का सबसे इम्पॉर्टेंट, तुमने जहाँ से भी कोचिंग किया है, जहाँ से भी ट्यूशन किया है, तुमने सुना होगा कि उस कोचिंग में जाते ही फोबिया फैलाया जाता है कि जेनेटिक्स, बाप रे ये जेनेटिक्स है, इकोलॉजी पढ़ना है तुमको, उप्स, रिप्रोडक्शन, मतलब कि बच्चे एकदम हैरान हो जाते हैं। इतना फोबिया फैला दिया जाता है ये तीनों चीज़ का कि आसान चीज़ को भी लोगों ने इतना लेंदी बना दिया है। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ट्रस्ट मी गाइस। जब मैंने पढ़ा था, मेरे टीचर्स ने ऐसे पढ़ाया था कि मतलब मैंने दोबारा फिर उस चीज़ को देखा ही नहीं। क्लास का चीज़ मैं सिर्फ क्लास में ही देखती थी, मुझे उसको पढ़ने में मज़ा आता था, कॉन्सेप्ट से मैंने पढ़ा था। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी पढ़ रहे हो, भले तुम 2 ही लाइन पढ़ो, एक ही चैप्टर तुम पढ़ो दिन भर में, लेकिन उसको पढ़ते टाइम तुम्हें मज़ा आना चाहिए, उसको फील करो, उसको इंजॉय करो, और तब उसको पढ़ो और देखो, फिर उसके बाद तुम उसमें अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है यही तीनों टॉपिक से, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, रिप्रोडक्शन। इसमें अगर तुमको पढ़ना है तो सबसे पहले तुम रिप्रोडक्शन पढ़ लो। रीज़न ये है कि ये तो आसान है, इन दोनों के कंपेरिजन में बच्चों को ये आसान लगता है। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम जेनेटिक्स में चले जाओ, अगर तुमको इकोलॉजी पसंद है तो इकोलॉजी में चले जाओ, ये दोनों तुम्हारी अपनी पसंद होगी। लास्टली तुमको ये बायोटेक्नोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर पढ़ना है। ये दोनों का भी स्कोरिंग होता है, लेकिन इन तीनों से कम है। करना क्या है तुमको कि बायोटेक्नोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर में पहले तुमको ह्यूमन वेलफेयर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद तुम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ो। लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी क्लियर है तो पहले इसको कर लो, उसके बाद इसको करो। लेकिन हाँ, इसको पहले करना है, इसको बाद में करना है, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो होने वाली है जो आज ही मैं अपलोड करूँगी, हाउ टू स्कोर 170 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स नीट 2K24। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।